फ्राइडे टू अ फैंटास्टिक दिस फ्राइडे। भारतीय बाजार ने जो करवट बदली है और इनफैक्ट आज सुबह कितने वॉलेटाइल क्यूज थे, लेकिन हमने संकेत भी दिए थे कि भारतीय बाजार सक्षम है, दमखम रखते हैं, चाहे विदेशी बाजार से कैसे भी संकेत आते हो उसके सामने विपरीत ट्रेंड दिखाने के, और वैसा ही कुछ आज के सत्र में देखने को मिला है। 25,000 के लेवल्स, 250 अंकों की मजबूती अगर आप देखेंगे निफ्टी में एट दिस प्रेजेंट पॉइंट भी दिन के उच्चतम स्तर पर ट्रेड करता हुआ निफ्टी, बैंक निफ्टी, बेंचमार्क्स हो चाहे ब्रॉडर मार्केट्स हो। बैंक निफ्टी की तरफ भी देखिए, बैंक्स फाइनेंशियल्स के लिए तो खबरें एक एक कर आ रही हैं जिसके चलते काफी अच्छा एक्शन देखने को मिला है। और साथ ही मिड कैप स्मॉल कैप में भी स्टॉक स्पेसिफिक मूव, सेक्टर वाइज आपको काफी सारी अपॉर्चुनिटीज जो है मिलती हुई दिखेगी। शुरुआत फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक्स एंड फाइनेंशियल का जिक्र अभी शरद ने किया, बजिंग स्टॉक्स कैटेगरी में भी वहीं से करेंगे। देखिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए स्टॉक्स, बैंक्स, फाइनेंशियल्स आज अच्छा खासा एक्शन दिखा रहे हैं। उसके पीछे की वजह है आरबीआई ने प्रोजेक्ट फाइनेंस के नियम जो है उन्हें आसान किया है। बैंक्स, एनबीएफसीज के लिए जो प्रोविजनिंग है वो कम की गई है और उसका इम्पैक्ट है जो कि इस वक्त आप देख पाएंगे। पीएससी, आरईसी जैसे स्टॉक्स हैं, बैंक्स, फाइनेंशियल्स हैं, इरेडा जैसे काउंटर्स हैं, ये तमाम स्पेसिस में एक अच्छा खासा एक्शन, ये सारे स्टॉक्स और साथ ही खबर बिग बजिंग मोमेंटम ट्रेंड में आपके सामने लेकर आएंगे। करीब 3 से लेकर 5% तक के मूव्स इन स्टॉक्स में नजर आ रहे हैं। एक्सपर्ट्स से भी जानेंगे, पीएफसी, आरईसी जैसे चार्ट्स जो हैं वो फोकस रेडार पर रहते हैं, ब्रोकरेजेस रिपोर्ट्स भी आते हैं और अब आरबीआई की तरफ से ये जो इमीडिएट डेवलपमेंट आया है इसका फायदा भी मिलता हुआ, इस पर एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे। टेक्निकली एंड बोथ फंडामेंटली किस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप होते हुए नजर आ सकते हैं बुलेटिन में आगे। इसके अलावा ब्रोकरेजेस के जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं उन रिपोर्ट्स का एक इम्पैक्ट है जो कि बाजार पर पड़ रहा है। डिलीवरी जैसे स्टॉक में ब्रोकरेज रिपोर्ट आई, जेफरीज ने रेटिंग डाउनग्रेड की और अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है जिसके चलते डाउनसाइड एक्शन आज के सत्र में डिलीवरी में देखने को मिलेगा। 500 के टारगेट जो पहले उन्होंने बताए थे वहां से 315 के टारगेट, अंडर परफॉर्मेंस और ज्यादा एंटिसिपेटेड है अकॉर्डिंग टू जेफरीज रिपोर्ट। 354 के लेवल्स पर तो ये ट्रेड कर ही रहा है और जेफरीज की रिपोर्ट की माने तो ये नीचे और ज्यादा फर्दर डाउनसाइड 315 तक के लेवल्स दिखा सकता है। सो रिपोर्ट और डाउनग्रेड रिपोर्ट का कह सकते हैं अंडर परफॉर्म की रेटिंग जो दी है उसका एक असर है जो कि डिलीवरी के स्टॉक प्राइस पे आप देखेंगे। मिंडा महाराष्ट्र में एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग फैक्ट्री कंपनी लगाने जा रही है। बिजनेस डेवलपमेंट की खबर, बढ़ती ईवी डिमांड को सपोर्ट करने वाली है कंपनी और ताज़ा नए डेवलपमेंट, कहते हैं ना चेंज इज इनएविटेबल और चेंज के साथ, बदलाव के साथ बदलते रहना चाहिए, वही कंपनी कर रही है जिसका असर आज के सत्र में न्यूज़ फ्लो का इम्पैक्ट करीब 2% की तेजी के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। एक्सचेंज एंसिलरी स्टॉक्स, बीएससी, सीडीएसएल, एमसीएक्स, कैम्स, प्लेटफॉर्म वाले जो स्टॉक्स हैं वहां पर काफी अच्छा एक्शन देखने को मिला है। निवेशकों का भरोसा बढ़ा है बाजार पर, जब ज्यादा मार्केट पार्टिसिपेशन हो रही है तो एंसिलरी प्लेटफॉर्म स्टॉक्स पर तो उसका असर दिखेगा ही जो कि नजर भी आ रहा है। टेलीकॉम स्टॉक्स में भी अच्छी खासी खरीदारी, भारतीय एयरटेल, इंडस टावर, भारतीय एक्सोकॉम, ये सारे स्टॉक्स में हम देख रहे हैं 2 to 4% तक के गेन्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सरकारी कंपनियों पर भी नजर होनी चाहिए। बीएमएल, मिश्र धातु निगम, गार्डन रीच शिप बिल्डर, ये सारे वो स्टॉक्स हैं जिन पर लगातार रिसर्च हम आपके लिए लेकर आते हैं और अब इस वक्त आप देखिए पीएसयू शेयरों में जबरदस्त खरीदारी का मोमेंटम, जीआरएससी में ऑलमोस्ट 4% के गेन्स, मिधानी में 5-6% की तेजी और बीईएमएल के स्टॉक प्राइस में तो वॉपिंग 10% के गेन्स देखने को मिले हैं। सो हर तरफ हरियाली है, तेजी का मूड, माहौल है, ढेर सारे मार्केट पार्टिसिपेशन इस वक्त नजर आ रहे हैं और ईटी नाउ स्वदेश पर भी ढेर सारे कंटेंट, ढेर सारी रिसर्च और काफी बढ़िया फ्लेवर सुबह से ही आपके लिए हम पेश कर रहे हैं। योगा दिवस को भी मना रहे हैं और कल भी मनाएंगे, लेकिन चलिए भारतीय बाजार में इंडेक्स वाइज आज क्या स्ट्रैटेजी बनानी है। बैंक निफ्टी 56 के लेवल्स पर इस वक्त ट्रेड करता हुआ आप देख पाएंगे। निफ्टी में भी दिन के उच्चतम स्तर है और इस वक्त अगर आप देखें अभिषेक, ब्रॉडर मार्केट्स में भी स्टॉक वाइज प्रेजेंटेशन तो ठीक ठाक नजर आ रहा है। मानसी देखिए, अपनी बाजारों की स्ट्रेंथ को लेकर ना कोई शक था नहीं, किसी को भी नहीं था, हमें भी नहीं था। हम भी कह रहे थे कि नहीं, हमारे मैक्रोज बहुत मजबूत थे। चिंताएं क्या थी? चिंताएं वही थी, जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स थे बाजार के लिए, लेकिन क्या वो खत्म हो गए हैं? सवाल है नहीं, क्या थोड़े से टले जरूर हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने आके ये कह दिया नहीं हम 2 हफ्ते विचार करेंगे इस पर, तो डोनाल्ड ट्रंप जैसे आदमी जब ये कहे कि नहीं हम ऐसे मसले पर 2 हफ्ते विचार करेंगे तो फिर लोग ये मान रहे हैं कि नहीं उनके रुख में थोड़ी सी नरमी आई है। लेकिन ट्रंप ने कह तो दिया है, लेकिन क्या वो दो हफ्ते का समय लेंगे? मुझे इसको लेकर थोड़ा शक है। तो ये फौरी राहत जरूर है और कह सकते हैं कि सबसे बड़ी चीज होती है ना लिक्विडिटी। जब बाजार में लिक्विडिटी का फोर्स आया
तो चीज़ें आज सारी की सारी सही दिख रही हैं। आप देखिए इंडिया विक्स आज 5% नीचे आ गया। आरबीआई ने जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में जो ढील दी है उसके चलते आज हम देख रहे हैं कि जो एनबीएफसी जो शेयर्स हैं और जो पावर फाइनेंसर्स है वहाँ तेजी हम देख रहे हैं। एक काम करते हैं, एक एक करके जरा ये आपको बता देते हैं कि बाजार में आज की तेजी की वजह क्या है। तो पहला रीजन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के रुख में थोड़ी सी नरमी के संकेत मिल रहे हैं, ऐसा बाजार को लग रहा है और उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते का समय लेंगे। दूसरी चीज ये है कि एफआईज की आज सुबह हम चर्चा कर रहे थे और हमने बताया था कि काफी टाइम के बाद हम देख रहे हैं कि इंडेक्स फ्यूचर्स में जो लॉन्ग होल्डिंग है वो है 22% के ऊपर और थोड़ी सी शॉर्ट पोजीशन उनकी कटी है। तो अगर शॉर्ट कवरिंग होती है तो निश्चित तौर पर बाजार को सहारा देगा। आज बड़ा इंटरेस्टिंग होगा एफआईज के डेटा को देखना कि किस तरह के डेटा आते हैं। तीसरी चीज ये है कि रुपए में रिकवरी आई है। रुपया अगर रिकवर होता है तो हमारी इकोनॉमी के लिए निश्चित तौर पर अच्छा है और एफआईज को भी थोड़ा सा रोकता है। ये जो आउटफ्लो के बारे में सोचते हैं रुपया उनको थोड़ा सपोर्ट करता है। तो रिकवरी आई है, 13 पैसे की रिकवरी आई है। पिछली खबर यह भी आई थी कि आरबीआई ने थोड़ा इंटरवीन करके रुपए को सहारा देने की कोशिश की थी। चौथी चीज ये है कि क्रूड में थोड़ी सी नरमी आई है, हालांकि ऐसा नहीं कि नरमी बहुत ज्यादा है। अब कल इंट्राडे में हमने देखा था कि भाव निकल गए थे $79 के ऊपर, आज भाव है 77 के आसपास, तो यहां पर थोड़ी सी राहत है। अब ये सेंटिमेंट थोड़े से बेहतर हो रहे हैं तो इंडिया विक्स जो कि भय और उतार चढ़ाव का सूचक है वो कूल डाउन हुआ है, काफी ज्यादा नीचा है, 13.5 का इंडिया विक्स हो गया है और हम देख रहे हैं कि आज 5% के आसपास की गिरावट है। और आखिर में अब जो बड़े शेयर हैं अगर वो चलेंगे तो बाजार को सपोर्ट देंगे और चलने वाले शेयर में आप देखिए रिलायंस है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीसी बैंक है, भारतीय एयरटेल है, ये सारे के सारे शेयर 1 से 3% ऊपर कारोबार कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इसके चलते ये तेजी का माहौल बना है। लेकिन मैं फिर से यही कहूंगा कि अब जो रेजिस्टेंस के लेवल थे ना वो सपोर्ट के लेवल बाजार में बन तो जरूर रहे लेकिन खतरा टला नहीं है। आप कुछ भी अभी ये मान के नहीं चल सकते कि नहीं चिंताएं खत्म हो गई हैं, बट ये है कि हाँ स्टॉप लॉस को आप ट्रेल कर सकते हैं। अब निफ्टी के अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट शिफ्ट होकर आ गया है वो 24,900 से 25,000 की रेंज में। और रेजिस्टेंस की बात करें तो 25,200 से 25 पहला रेजिस्टेंस 25,200 और दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो 25,500 का है। तो देखते हैं कि यहां से आगे क्या होता है। आज तो हरियाली है, आज सारे के सारे शेयर आपको मजबूत दिखेंगे। बहुत ही कम सेगमेंट ऐसे हैं जहां पर आपको कमजोरी दिखेगी। इनफैक्ट मिड कैप और स्मॉल कैप में भी आज के सत्र में बढ़िया तेजी आ रही है। दोनों के दोनों इंडेक्स करीब 1% की मजबूती पर कारोबार करते हुए दिखेंगे। और 11 जून के बाद पहली बार निफ्टी 25,000 के ऊपर क्लोजिंग की तैयारी में है और 12 जून के बाद पहली बार निफ्टी बैंक 56,000 के लेवल के ऊपर क्लोज करने की तैयारी में है। एक नैरो रेंज में जो फंसे थे इंडेक्स ऊपर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। प्रॉफिट अगर हो रहा हो तो प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी थोड़ी करती रहनी चाहिए। पोजीशन अभी भी आप लाइट रखिए और स्टॉप लॉस को आप ट्रेल कर लीजिए। थोड़ा सा उत्साह जरूर बना है क्योंकि देखिए अपने मैक्रो स्ट्रांग है और आरबीआई ने जो डिसीजन लिया है प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के नियमों को थोड़ा सा ईज आउट करने के, तो एनबीएफसी में और जो पावर फाइनेंसिंग वाली जो कंपनीज हैं वहां पर हम तेजी देख रहे हैं और बैंकिंग को भी थोड़ा थोड़ा सपोर्ट उसके चलते मिल रहा है। तो ओवरऑल एक बढ़िया सेशन तो है, लेकिन थोड़ी सतर्कता भी अभी जरूर है बाजार में। जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स निफ्टी बैंक अभी नए लेवल्स पे आ गए हैं। अभिषेक ने कहा है कि इंपॉर्टेंट लेवल्स को जो है ब्रीच किया गया। अभी कितना कंटिन्यू होता है उस पर भी तो नज़र ज़रूर रहेगी। निफ्टी बैंक पे तो हमने चर्चा कर ली, लेकिन चलिए हम हमारे साथ हमारी गेस्ट के साथ जुड़ते हैं। फंडामेंटल स्पेशलिस्ट सोनम श्रीवास्तव राइट रिसर्च से है। गुड आफ्टरनून सोनम। बाजार तो बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहा है एंड ऑफकोर्स अच्छी जो है सेटिंग आ रही है, खास करके ब्रॉडर इंडिसेस में भी कुछ अच्छे सेक्टर्स लग रहे हैं आपको कि यहाँ पे मोमेंटम देखने मिल सकता है। सेक्टोरल चर्न तो होती है, कुछ अच्छे सेक्टर्स भी आज जो है नज़र में आए हैं। ऑफ कोर्स पीएसयू स्पेस से भी जो है नाम ज़्यादा आ रहे हैं, पीएसयू बैंक से और बीएफएसआई स्पेस में तो थोड़ी देर पहले हमने बात भी कर ली। सोनम, आपको कुछ अच्छे सेगमेंट्स लग रहे हैं और अगर बीएफएसआई सेगमेंट में ही कुछ अगर अच्छा है तो वो भी बता दें। एक पहली बात बताए बीएफएसआई सेगमेंट में और एक नॉन बीएफएसआई सेगमेंट, वहाँ पे कौन सा सेक्टर आपको अच्छा लग रहा है? बिल्कुल, बीएफएसआई सेगमेंट में जैसे आज के दिन आपने बात की प्रोजेक्ट फाइनेंस कंपनीज में हमको बहुत अच्छा मूवमेंट दिख रहा है और उसके साथ के साथ बीएफएसआई सेगमेंट में हमको पीएसयू बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, एनबीएफसीज यहाँ पे भी अच्छा इंटरेस्ट दिख रहा है। तो बीएफएसआई में वहाँ पे फोकस रहेगा। और जैसे आपने बात की कैपिटल मार्केट स्टॉक्स, उसमें भी आज बहुत अच्छी तेजी दिख रही है।
तो ये एक बहुत अच्छा सिग्नल है मार्केट में स्ट्रेंथ का। इसके अलावा अगर आप बीएफएसआई के अलावा बात करें तो रिसेंट टाइम्स में आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा बाइंग केमिकल, कैपिटल गुड या ऑटो सेक्टर में भी अभी काफी अच्छा इंटरेस्ट दिख रहा है, ऑटो एंसिलरीज। तो मेरे ख्याल से वो कुछ ऐसे सेगमेंट होंगे जहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं। ओके तो चलिए एक फंडामेंटल आउटलुक का यहाँ पर इस वक्त बाजार पर बनता है और ऑटो क्षेत्र की चाल पर तो नज़र होनी भी चाहिए। कल जब बाजार में हम बिकवाली का दबाव देख रहे थे तब ऑटो सेक्टर ने ही कमान संभाली थी। आज तस्वीर पूरी की पूरी विपरीत है, हर सेक्टर हर पॉकेट में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला है। लेकिन चलिए इस एक्शन में टेक्निकल ट्रेड्स आपके क्या होने चाहिए, इस पर भी बातचीत होनी चाहिए। और इसी पर अपनी एनालिसिस लेकर हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट राजेश पालविया हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले आपके इंडेक्स पर स्ट्रैटेजी और आपकी क्लोजिंग ट्रेड्स से ही शुरुआत करते हैं। गुड आफ्टरनून मानसी जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए आज एक काफी स्ट्रांग रिकवरी स्पेशली वीकेंड के पहले आते हुए दिख रही है, फ्राइडे के सेशन में आते हुए दिखी। जनरली हम देखते हैं मार्केट का बिहेवियर होता है कि फ्राइडे के सेशन में एक मार्केट में दबाव होता है, लेकिन इस बार एक रिवर्स ट्रेड यहाँ पे देखने को मिला है। इस बार फ्राइडे को हमने देखा पूरे थ्रू आउट द वीक यहाँ पे वॉलेटिलिटी थी, मार्केट में एक प्रेशर था, लेकिन फ्राइडे का सेशन एक अच्छा सेशन बन के उभरा है और 25,000 के ऊपर अब निफ्टी क्रॉस करते हुए देखने को मिली और कंफर्टेबली अब 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हम सस्टेन होते हुए देखने को मिल रहे हैं निफ्टी में। तो ये एक नियर टर्म सेटअप के हिसाब से पॉजिटिव साइन है। 25,000 के जो कॉल राइटर्स थे वो भी थोड़ी पोजीशन को यहाँ पे अनवाइंड करते हुए दिख रहे हैं। तो ये दिखाता है कि जो एक कॉल राइटर का जो कॉन्फिडेंस बना हुआ था पिछले 4-5 हफ्तों से, जो कि 25,100 की जो कॉल राइटिंग एक्टिविटी हो रही थी वहां पे पूरी प्रीमियम एज ए प्रॉफिट वीकली एक्सपायरी में बनते हुए दिखी थी जो ऑप्शन राइटर्स है उनके लिए। लेकिन इस वीक में जिस तरीके की क्लोजिंग अब बन रही है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पोजीशन शिफ्ट होते हुए दिख रही है और ये पोजीशन अब शिफ्ट हो रही है 25,200 से लेके 25,400 की स्ट्राइक पे। तो हमें लगता है मार्केट का दायरा ऊपर की तरफ अब बढ़ते हुए दिख रहा है। हमें लगता है अगर 25,000 के ऊपर अब सस्टेन रहे तो नेक्स्ट टारगेट 25,200 300 की तरफ आते हुए दिख सकता है टुवर्ड्स एक्सपायरी की तरफ। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 24,850 के आसपास। जब तक इसके ऊपर हम बने हुए ट्रेंड बुलिश साइड का ही रहेगा। वैसे भी बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति हम पहले भी सजेस्ट कर रहे थे जब मार्केट एक दायरे में ट्रेड कर रहा था, क्योंकि सिलेक्टेड पॉकेट्स में मोमेंटम था। काफी स्टॉक्स जैसा आप जिक्र कर रहे थे, ऑटोमोबाइल में एक अच्छा मोमेंटम है, आईटी में मोमेंटम देखने को मिला है, बैंकिंग फाइनेंशियल्स में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो हमें लगता है काफी कुछ सेक्टर वापस एक करेक्शन के बाद यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हुए देखने को मिले। और अब वापस आज ब्रेड्थ देखें तो मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस भी एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे डिस्प्ले कर रही। तो हमें लगता है थोड़ा कॉन्फिडेंस वापस लौटा है जैसे ही हम 25,000 के ऊपर आए और बैंक निफ्टी भी 56,000 के ऊपर सस्टेन कर रही, जहां पे मेजर कॉल राइटिंग थी वहां पे भी अनवाइंड होते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है 56,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर इसके ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग ड्यू है अभी भी बैंक निफ्टी में, और हमें लगता है कि वो शॉर्ट कवरिंग अगर आती है तो बैंक निफ्टी का मूव जो बनेगा वो 56,500 से लेके 56,600 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकता है टुवर्ड्स एक्सपायरी। तो हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में भी ट्रेड लॉन्ग साइड का ही रखें। 55,800 आपके स्टॉप लॉस होने चाहिए और हमें लगता है टारगेट आना चाहिए 56,600 से 56,800 की तरफ। ठीक है, 56,600 से 56,800 की तरफ थोड़े से शॉर्ट स्क्वीज तो बाजार में हो रहे हैं। और अगर एफआईज भी शॉर्ट्स कवर अपने करते हैं, काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट हैं, तो फिर तो मज़ा आ जाएगा। फिर लिक्विडिटी का अगर फोर्स बाजार को अगर मिल गया तो फिर मतलब डाउन साइड जो है ना, मतलब बाजार ऐसा नहीं कि बाजार में कोई दिक्कत है, बस एक हैंगओवर है, वो ये ईरान इजराइल युद्ध में अमेरिका के कूदने का हैंगओवर है। अगर वो दूर हुआ तो फिर एक सरपट रफ्तार हम बाजार में देखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाजार के लिए सब कुछ ठीक है, मैक्रोज में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये व्यू भी हो गया एक्सपर्ट्स की नज़र से कि ऑप्शंस में किस तरह की पोजीशंस बन रही हैं, उससे क्या संकेत मिल रहे हैं। राजेश जी अब जरा शेयरों पर आ जाते हैं। आज तो हरियाली है तो चारों तरफ हरा हरा ही दिख रहा है, तो जरा मदद कीजिए कि इस हरियाली में क्या चुनना है आपके हिसाब से, कौन से शेयर यहाँ से और अच्छा करेंगे। तो देखिए चलने वाली ही चीज पसंद आ रही है जिसपे कि टू व्हीलर स्पेस में हमें टीवीएस मोटर
दोपहिया वाहन क्षेत्र से हमें टीवीएस मोटर पसंद आ रहा है, और जिसमें एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट डेली चार्ट पे आते हुए दिखा है। अगर ऑटोमोबाइल स्पेस में देखें तो टीवीएस मोटर इस वॉलेटिलिटी में भी एक कंसिस्टेंट बाइंग यहाँ पे स्टॉक में देखने को मिली, और जो ब्रेकआउट यहाँ पे चार्ट पे विजिबल है, डेली चार्ट पे एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिखा है, और वीकली चार्ट पे भी देखें तो स्टॉक में जिस तरीके का स्ट्रेंथ यहाँ पे बना हुआ है, हमें लगता है ये स्टॉक 2880 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो टीवीएस मोटर पे बाय करने की सलाह है। डाउन साइड के स्टॉप लॉस होंगे 2780। दूसरा स्टॉक बैंकिंग क्षेत्र से, और उसमें आरबीएल बैंक। ये बैंक का जो अब स्ट्रक्चर बन रहा है, आरबीएल बैंक का वीकली चार्ट देखे तो एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। स्टॉक में एक बड़ा कंसोलिडेशन वीकली चार्ट पे लोअर साइड पे देखने को मिला, और जिस तरीके की तेजी ये स्टॉक ने पिछले 4 महीनों में दिखाई है, यहाँ पे हायर हाई लो फॉर्मेशन, ये 4th कंसेक्यूटिव मंथ है जहाँ पे स्टॉक ने बनाया है। तो ये क्लियरली दिखाता है कि यहाँ पे एक सस्टेन बाइंग एक्शन पिछले 4 महीनों से देखने को मिली है। हमें लगता है ये मोमेंटम और एक्सटेंड होगा स्टॉक का, और यहाँ पे पोजिशनली तो हमें लगता है 260-70 की तरफ बढ़ेगा, बट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 242 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस 223 का रखना होगा। 242 के टारगेट रेंज को प्ले करने के लिए ना बढ़िया स्टॉक लग रहा है। राजेश जी, पहले भी इस पे हम चर्चा कर चुके हैं कि आरबीएल में क्या करें, तो जहां से रिवर्स होता है ना, कम से कम वहां तक के टारगेट तो फिलहाल आपको मिल गए हैं 223 के स्टॉप लॉस के साथ। 242 के टारगेट है। आज हम देख रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में आरबीआई ने राहत दी है, और उसके चलते एनबीएफसीज में पावर फाइनेंसिंग वाले जो स्टॉक्स हैं वहां पर अच्छी तेजी हम देख रहे हैं। इरडा हो गया, पीएफसी, आरईसी, इंडियन रेलवे की फाइनेंसिंग और आर्म है आईआरएफसी, यहाँ पर 1% की तेजी है, और ये बढ़िया रफ्तार से शेयर दौड़ते हुए दिख रहे हैं। सोनम, आप जरा बताइए, आज की तेजी मान लीजिए जिनके पास है उनके लिए तो बल्ले बल्ले हैं, लेकिन यहाँ से आपको कौन से शेयर अच्छे दिख रहे हैं? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक दिन की स्टोरी है, ये तो थोड़ी अब लंबा बेनिफिट होगा कंपनीज के लिए। बिल्कुल। तो जैसे आपने बोला कि प्रोजेक्ट फाइनेंस में जो रिलीफ मिली है उसकी वजह से जो एक प्रोविजनिंग का टारगेट होता है इनका, वो 5% से घट के 1 to 1.25% कर दिया है, और उसकी वजह से आपको दिखेगा कि जो इम्पैक्ट है वो एक पॉजिटिव होगा, और इसके की बेनिफिशियरी जो है वो आरईसी और पीएफसी ही होंगे। और इसमें और आई थिंक अगर आप आज की सुबह की ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी देखेंगे तो आपको दिखा होगा कि बहुत सारे बाई कॉल्स आए हैं पीएफसी और आरईसी में। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छे स्टॉक रहेंगे इस सेगमेंट में पिकअप करने के लिए। और आई थिंक पीएसयू की जो रैली चल रही है उसमें भी ये पीएफसी आरईसी में भी आई थिंक अच्छा अटेंशन मिल सकता है। तो आई थिंक ये अच्छा ट्रिगर होगा इन स्टॉक्स को बाई करने का। लार्ज कैप्स पे जो है इंटरेस्ट है। दिग्गज जो प्लेयर्स हैं निफ्टी के हैवी वेट्स, सब ने जो है एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है। मैं बस एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देखा तो निफ्टी में बहुत स्ट्रेंथ देखने मिल रहा है। और देखे भारतीय एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और इवन रिलायंस, ये सब देखिए 20-20 पॉइंट से ज़्यादा का इंडेक्स में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि बैंकिंग, एमएनएम, रिलायंस, ये सारे स्टॉक्स जो है बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन जो है निफ्टी में दे रहे हैं। भारतीय एयरटेल डेज हाई पे लगभग 3% है। टेक्निकल कॉल्स भी थे हमारे एनालिस्ट के। एमएनएम भी जो है फेवरेट है टेक्निकल्स में, और ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है अपने 52 वीक हाई, लाइफ टाइम हाई लेवल्स के आसपास हैं, तो उस पर भी नज़र रखिएगा। और इसके अलावा जो है ऑफ कोर्स एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यहाँ पे भी कंट्रीब्यूशन में बहुत अच्छा स्ट्रेंथ देखने मिल रहा है। राजेश जी, दिग्गज प्लेयर्स हैं, और लार्ज कैप में आपका कौन सा फेवरेट स्टॉक लग रहा है या सेक्टर लग रहा है? और अगर यहाँ पे और भी कमाई के मौके बनते हैं तो उस पर क्या नज़र रहेगी? देखिए 2 बैंक तो है, रिलायंस भी है, भारतीय एयरटेल, यहाँ पे ऑफ कोर्स रिन्यूड इंटरेस्ट वापस टेलीकॉम स्पेस पे आ गया है। कल से ही हमने देखा था कि पोजीशंस भी बन रहे थे। तो इन 4 कंपनीज़ में राजेश जी कौन सा आपका फेवरेट है, और यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होने चाहिए? तो शरद जी देखिए, ऑल टाइम फेवरेट मेरा स्टॉक तो भारतीय एयरटेल है। ये स्टॉक ने जिस तरीके से वेल्थ क्रिएट करी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और एक कंसिस्टेंट बाइंग एक्शन इस स्टॉक में देखने को मिली है। कोई भी माइनर डिप में यहाँ पे बायर इंटरेस्ट हमेशा बना रहता है। सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है। तो ये तो एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का स्टॉक है भारतीय एयरटेल। तो इसमें तो हमारी सलाह है कि इसमें जब भी कोई गिरावट मिले तो ऐड ही करना चाहिए। अब स्टॉक में जो आज जिस तरीके की तेजी बनी है, हमें लगता है कि ये स्टॉक में अब 2000 के ऊपर के लेवल्स भी
भी बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं। तो भारतीय एयरटेल बिल्कुल हमें पसंद है, यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की रणनीति रहेगी। अब यहाँ पे पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस होगा करीब 1870 के आसपास, और टारगेट होंगे 2030 तक के। वहीं लार्ज कैप स्पेस में जो आपने स्टॉक्स डिस्प्ले किए हॉट बोर्ड पे, उसके अलावा मुझे महिंद्रा एंड महिंद्रा भी काफी पसंद है। ये स्टॉक एक मल्टीपल सप्लाई जोन को अब निगोशिएट करते हुए देखने को मिला है, और ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। और हमें लगता है जिस तरीके का इसका लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर बना हुआ है महिंद्रा एंड महिंद्रा का, ये स्टॉक एक अच्छा अपमूव यहाँ पे आगे आने वाले महीनों में दिखा सकता है। हमें लगता है कि इसके जो पोजिशनल टारगेट बन सकते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा, वो करीब 3400 से 3500 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। और ऑटोमोबाइल स्पेस में हमें लगता है ये स्टॉक काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे बरकरार रखेगा। तो इस स्टॉक पे भी हमारी बाय ऑन डिप्स की सलाह है। और डाउन साइड में स्टॉप लॉस हम जो रखेंगे वो करीब होगा 3120 के आसपास, अभी पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से। तीसरा स्टॉक जो लार्ज कैप स्पेस में पसंद आ रहा है वो है बैंकिंग क्षेत्र से, और बैंकिंग क्षेत्र में हमें जो अभी पसंद आ रहा है स्टॉक वो है कोटक बैंक। कोटक बैंक में हमें लगता है जिस तरीके के फॉर्मेशन अब यहाँ बन रहे हैं, ये स्टॉक 2250 की तरफ बढ़ते हुए दिखना चाहिए कुछ ही समयों में, कुछ ही हफ्तों में। तो 2250 के टारगेट के लिए कोटक बैंक पे यहाँ पे बाई किया जा सकता है पोजिशनल पर्सपेक्टिव से। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा करीब 2115 के आसपास। बड़े दिग्गज प्लेयर्स के दम पर तो बाजार में ज़बरदस्त एक्शन है ही। इसमें सरकारी बैंक का क्षेत्र को भी ले लीजिए, निजी बैंक क्षेत्र को भी देख सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक जैसे काउंटर्स हैं जो कि हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर हैं। और इसके अलावा ऑटो सेक्टर की रफ्तार भी लगातार बढ़ती हुई, और ऑटो मेजर्स पर भी फोकस लगातार होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी लगभग आज तो मार्केट का मूड माहौल ही इतना बढ़िया है कि हर क्षेत्र में अच्छा खासा एक्शन है। लेकिन डिफेंस और शिप बिल्डिंग का खेमा, इस पर खास तौर से नजर होनी चाहिए। डिफेंस शेयरों में हिंदी में कहें तो फौलादी मजबूती, और इंग्लिश में कहें तो इट्स शूटिंग गन्स एंड टैंक्स अपॉर्चुनिटी फॉर द डिफेंस स्पेस। काफी बढ़िया एक्शन के साथ हम देख रहे हैं बीएमएल, मिधानी, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, कोचिन शिपयार्ड करीब 2 से लेकर 10% तक की तेजी देखने की तैयारी। बीएमएल के स्टॉक प्राइस में 9.25% की बढ़त है। मिश्र धातु निगम 6.5% की तेजी। सरकार का बड़ा फोकस है डिफेंस सेक्टर के लिए, डिफेंस सेक्टर के डेवलपमेंट में के लिए, और ये डेवलपमेंट होता हुआ नजर भी आया है। इंडिजिनाइजेशन, स्वदेशीकरण, नए ऑर्डर विंस की रफ्तार लगातार बढ़ना स्लोली एंड इवेंचुअली इस सेक्टर को काफी अट्रैक्टिव बना चुकी है। और अब तो राजेश जी इनफैक्ट एंट्री अपॉर्चुनिटीज ही ढूंढते हैं डिफेंस शिप बिल्डिंग प्लेज में। ऑफ कोर्स लास्ट वीक हमें एंट्री अपॉर्चुनिटी मिली भी थी, लेकिन अगेन हम बढ़िया मजबूती इस स्पेस में देख रहे हैं। तो बिल्कुल डिफेंस एज अ सेक्टर हमें लगता है ये थीम तो और भी यहाँ से कंटिन्यू रहेगी। हालांकि काफी डिबेट होती है वैल्यूएशंस के चलते कि वैल्यूएशंस काफी स्ट्रेच्ड है, लेकिन हमें लगता है जिस तरीके का माहौल यहाँ बना हुआ है जियोपॉलिटिकली, और ये एक नया सेक्टर जो उभर के आया है कुछ समय पिछले कुछ सालों में, और जिस तरीके की यहाँ पे इंडिया ने एक अपना एक एज दिखाया है डिफेंस क्षेत्र में, तो हमें लगता है कि यस डिफेंस क्षेत्र में अभी भी यहाँ पे पोटेंशियल है। हमारे पसंदीदा स्टॉक्स यहाँ पे होंगे। अगर हम देखें तो बीडीएल हमें यहाँ पे पसंद है, दूसरा हमें स्टॉक जो पसंद है वो एचएएल, एंड तीसरा बीईएल। ये स्टॉक्स तो हमें पसंद है, और हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये स्टॉक्स काफी अच्छा यहाँ पे रिटर्न जनरेट करते हुए दिखेंगे। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति है इन तीनों स्टॉक्स में। वहीं हम अगर देखें तो गार्डन रिच शिप बिल्डर को भी अगर हम देखें तो स्टॉक में जिस तरीके से राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बना है वीकली चार्ट पे, ये दिखाता है कि स्टॉक में एक जो फ्रेश ब्रेकआउट बना है, ये इसके नेक्स्ट टारगेट 3500 3600 की तरफ भी आगे बढ़ते हुए दिख सकते हैं। तो गार्डन रिच शिप बिल्डर को भी फोकस में रखा जा सकता है। बाकी स्टॉक्स की भी बात करें तो सभी में स्ट्रक्चर बुलिश है और एक कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की। तो हमें लगता है अभी ये मोमेंटम जिस तरीके के माहौल बने, तो एक नया यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का फ्लो जिस तरीके से आते हुए दिख रहा है इस क्षेत्र में, तो डिफेंस भी यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। कभी भी किसी भी मौके में गिरावट मिलती है तो इसको बाय एंड एक्यूमुलेट करें, और हमें लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड ये स्टॉक्स भी एक अच्छा रिटर्न और भी यहाँ पे जनरेट करते हुए दिखेंगे। अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है बिल्कुल बरकरार रखें। बाजार में देखें तो अच्छी तेज़ी तो ऑलरेडी है, लेकिन एक और हैप्पीनेस है, फ्राइडे है, और
इंग्लैंड और इंडिया का टेस्ट सीरीज शुरू होने वाला है, लेकिन इस बार एक चेंज है। कैप्टन है यंग ब्लड शुभमन गिल। ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशंस रहने वाली है कि क्या जीतेंगे, किस तरह परफॉर्मेंस होगी। अभिषेक, एक नया टीम है, एक नया यंग टीम है, अभी इंग्लैंड गया है। ऑफ कोर्स दिग्गज प्लेयर्स एक दो बाकी हैं तो वही हैं, लेकिन ये नई टीम की क्या फिलॉसफी रहेगी, क्या साइकोलॉजी रहेगी और क्या एक्सपेक्टेशंस होने वाले इस सीरीज में? बिकॉज अब देखिए टेस्ट मैच में जो है इंटरेस्ट आ गया है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हमने देखा नेल बाइटिंग फिनिशेस हो रहे हैं, छोटे छोटे देश जो है बड़े देश को भी गिरा रहे, हरा रहे हैं। तो आप ज़रा बताएं अभिषेक, किस तरह लग रहा है ये क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट एज अ होल और इंडिया इंग्लैंड सीरीज किस तरह देख रहे हैं आप? शरद, वो सब तो ठीक है, देखिए टेस्ट सीरीज होगी, अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन टेंशन ये है कि हम 3:30 बजे के बाद फ्री कैसे होंगे। अब ये 3:30 बजे मैच शुरू हो रहा है, रात के 10:30 बजे तक चलेगा। तो राजेश जी, आप भी क्रिकेट तो देखते ही होंगे, मतलब मुझे तो टेंशन है कि अच्छा 3:30 तक मार्केट करो, उसके बाद फिर टीवी देखो। नहीं अभिषेक जी, इस साल का कोटा आईपीएल में पूरा कर लिया क्रिकेट का। अब क्रिकेट से दूरी रहेगी पूरे साल के लिए। तो जो मेरे allocation जोक्स करना अपार्ट, होता है शरद ना, देखिए क्या है ना कि टाइम यंग टीम allocate है करना था, और allocation ऑलरेडी हो चुका हाँ। है मेरा। नहीं, आपकी तो फेवरेट टीम शायद हार भी गई थी आईपीएल में, जो मैच आप देखने गए थे स्टेडियम में, उससे भी लगता है आपका दिल टूटा है सर। नहीं वो तो हार गई थी, लेकिन हमारी चर्चा हुई थी और हमने फिर बैट लगाई थी कि विराट कोहली ही कप लेगा, तो शायद वो वहां पे हमारी इच्छा पूरी हो गई थी फिर। नहीं अभिषेक, कहीं ना कहीं तो विराट कोहली को हम मिस करने हाँ, तो अब तो विराट कोहली है नहीं। हाँ बिल्कुल शरद, विराट कोहली को मिस तो करेंगे, विराट कोहली को मिस करेंगे आप, रोहित शर्मा को मिस करेंगे। अब ये वाइट बॉल में आपको दिखेंगे नहीं। अब तो एक ही फॉर्मेट बचा है जिसमें ये आपको खेलते हुए दिखेंगे। T20 से पहले संन्यास ले लिया था, फिर बाद में टेस्ट मैचों से ले लिया, ओडीआई खेलते हुए दिखेंगे। लेकिन ये सीरीज बड़ी बेहतरीन होने वाली है, और बेहतरीन इन द सेंस कि अब नया कप्तान है शुभमन गिल हैं। बहुत टाइम के बाद करुण नायर की वापसी हुई है। बहुत लोगों को मलाल था कि यार एक ट्रिपल सेंचुरियन टीम से कैसे बाहर चल रहा था, और करुण नायर ने क्या कमाल का प्रदर्शन किया डोमेस्टिक क्रिकेट में। वो टीम में आए हैं, देखते हैं कि वो किस तरह का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन टीम इंडिया के अगर आप 10 टेस्ट को देखेंगे ना शरद, तो 10 में से 6 में से हार मिली। लोग उस कड़वी यादों को भुला नहीं पाएंगे जो ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही बुरी शिकस्त मिली थी भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के हाथों। तो उन कड़वी यादों के साथ जा रहे हैं। इंग्लैंड में हमारा प्रदर्शन कोई बहुत खास रहा नहीं है। 2007 के बाद हमने कोई वहां सीरीज जीती नहीं है। और ये जितने बड़े नाम है ना, चाहे वो महेंद्र सिंह धोनी हो, विराट कोहली हो, सचिन तेंदुलकर हो, सौरव गांगुली हो, ये इतने बड़े कप्तान थे, बट इनकी कप्तानी में भी हमने जाके वहां कोई टेस्ट सीरीज जीती नहीं है। सिर्फ 3 ही कप्तान भारत कैसे रहे हैं जो इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज जीत के आए हैं। बहुत पहले अजीत वाडेकर ने एक बार जीता था एक टेस्ट सीरीज, फिर कपिल देव की कप्तानी में हमने टेस्ट सीरीज जीती, और 2007 में राहुल द्रविड़ की कप्तानी में हमने जीती थी। अब ये यंग टीम है, शुभमन गिल के ऊपर थोड़ा कप्तानी का दबाव भी होगा। उनके टेस्ट के अगर आंकड़े देखेंगे तो बहुत अच्छे नहीं है, 35 का एवरेज वो स्कोर करते हैं। तो उस दबाव के बीच में कप्तानी कैसे करेंगे, बैटिंग को कैसे संतुलित करेंगे, ये एक देखने वाली चीज ये होगी। हालांकि इंग्लैंड की टीम में भी ये कह सकते हैं कि उसमें भी काफी मिक्स्ड बैग है। कई सारे नए चेहरे आपको दिखेंगे। बेन स्टोक्स कप्तान हैं, लेकिन पहली बार ये तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी के नाम से सीरीज हो रही है, तो इसको लेकर थोड़ी सी एक्साइटमेंट है कि ये 2 लेजेंड्स अपने अपने देश के, वर्ल्ड क्रिकेट के, और उनके नाम पे सीरीज हो रही है। धमाकेदार सीरीज होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। 3:30 बजे से लेकर आप लुत्फ उठाइएगा, 3 बजे तो टॉस भी हो जाएगा। बिल्कुल, तो क्रिकेट लवर्स के लिए वीकेंड तो फुल फ्लेज्ड एक्शन पैक्ड है, और 2 इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पर। अब से टेस्ट सीरीज तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी के तौर पर खेली जाएगी, एंड यस, न्यू ब्लड, नई कप्तानी शुभमन गिल की अगुवाई में ये सीरीज खेली जाएगी। तो इंटरेस्टिंग है, इस पर भी फोकस रहेगा। और ये वीकेंड काफ़ी इंटरेस्टिंग है इनफैक्ट, और काफ़ी सारी चीज़ें एक के बाद एक हो रही है। और भारतीय बाजार में भी, जहां हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, छक्के तो भारतीय बाजार में भी लग रहे हैं, 6 और 4 हर तरफ अगर आप देखेंगे, हर सेक्टर, हर पॉकेट में अच्छा खासा एक्शन। और बात करते करते इस वक्त इंडेक्स वाइज भी अगर देखें, बजिंग ट्रेंड बिल्कुल जारी है। 25,038, 25,000 के लेवल्स को तो टच कर लिया हमने मिड मार्केट से पहले ही,
और उन लेवल्स को इंटैक्ट रखने की पूरी कोशिश यहाँ पर इस कोशिश में कामयाबी भी हाथ लगी है। तो बाजार में भी जो बल्लेबाजी हो रही है वो भी काबिले तारीफ है। बैंक निफ्टी की भी अगर बात करें वहाँ पर भी अच्छा खासा एक्शन है। मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें लार्जर प्लेयर्स में भारतीय एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा और रिलायंस जैसी बड़े दिग्गज स्टॉक्स हैं जहां से अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला है। ऑलमोस्ट 1.5 to 3% के गेन्स इन तमाम स्टॉक्स में देखने को मिलेंगे। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल काफ़ी बढ़िया। रियल एस्टेट सेक्टर इस वक्त वापस से सबसे आगे खड़ा है, आउट परफॉर्मिंग सेक्टर आज के सत्र में। इनफैक्ट हर सेक्टर में तेजी, लेकिन सबसे आगे रियल एस्टेट पॉकेट। रियल एस्टेट पर एक फंडामेंटल टेक सोनम आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, रियल एस्टेट की अपसाइकिल इंटैक्ट है, ये बात तो हम करते रहते हैं, और रियल एस्टेट सेक्टर में लार्जर प्लेयर्स हों या छोटी मझोली रियल एस्टेट कंपनियां हों, डेवलपमेंट के तौर पर इनके जो सेल्स रिपोर्ट्स आते हैं उनके तौर पर सारे डेटा पॉइंट्स भी काफ़ी पॉजिटिव है। और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ जैसी कंपनियां तो हमारे रिसर्च का हिस्सा भी रही हैं, और कुछ तमाम रियल एस्टेट मेजर्स जैसे ओबरॉय, रियल्टी, लोढ़ा पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी पॉजिटिव हैं। ऑल इन ऑल रियल एस्टेट सेक्टर को आप कैसे देखती हैं? बिल्कुल, आई थिंक जो फंडामेंटली जो इनके नंबर्स आ रहे हैं डिमांड ग्रोथ के, वो काफ़ी स्ट्रांग रहे हैं रिसेंटली। उसके साथ आप देख रहे हैं कि ऑक्यूपेंसी भी वहाँ पे सर्ज हो रही है। अभी जो रेट कट अनाउंस हुआ है 50 बेसिस का, जो फ्रंट लोड किया गया है, उसकी वजह से आई थिंक रियल्टी स्टॉक्स को बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा, होम बाइंग का मोमेंटम बढ़ेगा। और ये इसका इम्पैक्ट ऑलरेडी हम रियल एस्टेट सेगमेंट में देख रहे हैं, रियल एस्टेट के स्टॉक्स। उसके साथ साथ अगर आप रीट्स भी देखें तो वहाँ पे आपको एक अच्छी खासी ग्रोथ दिख रही है। तो ज़रूर यहाँ पे डिमांड सिनेरियो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, और फंडामेंटली काफ़ी अच्छे ट्रिगर्स आ रहे हैं यहाँ पे। अगर आप इन स्टॉक्स की बात करें तो इसमें डीएलएफ, ब्रिगेड इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक हैं जो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। प्रेस्टीज और लोधा, यहाँ पे हमको एक अच्छा इंटरेस्ट दिख रहा है। रियल एस्टेट मेजर्स पर फोकस है और एंट्री अपॉर्चुनिटीज मिलने पर इन स्टॉक्स पर नजर भी होनी चाहिए। पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर भी ये स्टॉक्स काफी फ्लेवर में। लेकिन हमारी पैनल पर एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, अमोल आठवले। आइए उनका स्वागत करते हैं। अमोल, शुक्रिया अपना समय देने के लिए। गुड आफ्टरनून। क्लोजिंग ट्रेड से ही शुरुआत करेंगे, स्टॉक स्पेसिफिक, और उसके बाद तेजस शाह भी हमारे साथ, उनसे भी उनकी राय जानेंगे। अमोल, ओवर टू यू। गुड आफ्टरनून। आई थिंक आज एक इम्पोर्टेंट लेवल था जो निफ्टी के लिए 25,000 का, वो सक्सेसफुली क्लियर हो गया। तो मुझे लगता है इंडेक्स स्टॉक में ही थोड़ा सा एक्टिविटी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। तो दोनों भी पिक जो मेरे हैं वो इंडेक्स स्टॉक्स में से ही है। आईसीआईसीआई बैंक के साथ जाना चाहूँगा, पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ। 1425 के आसपास है, पोजिशनली टारगेट निकल कर 1480 और 1500 के स्टॉप लॉस रहेगा उसका 1400 का। एक करेक्शन के बाद आईसीआईसीआई बैंक में भी एक रिवर्सल फॉर्मेशन आया है। मुझे लगता है अगर मार्केट टेक्सचर अगर पॉजिटिव रहता है तो आईसीआईसीआई बैंक में भी एक टेक्निकल बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। दूसरा मैं हिंदाल्को के साथ जाना चाहूंगा। 648 के आसपास मैंने पिक किया था, पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 680 के, और स्टॉप लॉस रहेगा उसका 635 का। काफी कंसोलिडेट हुआ है, कंसोलिडेशन के बाद एक रिवर्सल फॉर्मेशन है। मुझे लगता है कि ये जो डबल बॉटम फॉर्मेशन के बाद एक पॉजिटिव मोमेंटम है स्टॉक में, वो कंटिन्यू रहने के चांसेस शॉर्ट टर्म में दिख के आ रहे हैं। हिंडाल्को में नजर आया है, वहां से वॉच लिस्ट पर, रेडार पर हैं। करीब 1.25% की तेजी, और बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में तो तेजी है ही। आईसीआईसीआई बैंक पर नजर है। हिंडाल्को 680 तक के टारगेट से, यहाँ पर 635 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा। आईसीआईसीआई बैंक पर भी स्ट्रैटेजी जो है आपके स्क्रीन पर हम लेकर आएंगे। लेकिन तेजस शाह भी है हमारे साथ। गुड आफ्टरनून टू यू एज वेल। तेजस, कौन से स्टॉक्स है इस वक्त आपके रेडार पर? मानसी जी और तमाम दर्शकों और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। ग्लोबल अनसर्टेनिटी के चलते हुए आई थिंक सो थोड़ा लार्ज कैप में ही रहना मुनासिब रहेगा। तो मेरी पहली पिक भी बैंकिंग क्षेत्र से है। बैंक निफ्टी जो है उसने आज रेजिस्टेंस सरपास किया है 56,100 का। क्लोजिंग बेसिस पे अगर ये सस्टेन करता है तो ऊपर में 57,000 तक भी जा सकता है बैंक निफ्टी। तो कोटक बैंक मेरी टॉप पिक है बैंकिंग क्षेत्र से। ये स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस बना दिया है 2030 और 2050 के करीबन, और उसके बाद हमने एक
अच्छी खासी रैली देखी थी स्टॉक में। 3-4 दिनों पहले थोड़ा सा हल्का सा करेक्शन आया था, बट स्टॉक ने वापस एक 20 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके रिवर्सल दिखाया है। आज भी हायर हाई के फॉर्मेशन बन रहे डेली चार्ट पे। तो करंट भाव पे डिप में खरीदारी करिए कोटक बैंक में। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 2100 के नीचे। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 2210 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 2255 का। और जो दूसरा मेरा जो ट्रेड है वो दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज में है। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई है और मार्केट में जो रैली आई वो उसको भी लीड किया हुआ है। और पिछले 3-4 दिनों से स्टॉक कंसोलिडेशन मोड में चल रहा था, लेकिन आज स्टॉक ने एग्जैक्टली 20 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके एक रिवर्सल पैटर्न भी फॉर्म किया डेली चार्ट पे। तो करंट भाव पे डिप में खरीदारी करिए रिलायंस में। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 1414 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 1495 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 1520 का। ठीक है, कोटक बैंक और रिलायंस को लेकर बुलिश हैं तेजस जी। 2210 2255 के टारगेट और 1520 तक के टारगेट दे रहे हैं रिलायंस के लिए। टारगेट और स्टॉप लॉस के जो लेवल्स हैं आपके स्क्रीन पर हमारे प्रोड्यूसर साहब ने डाल दिया है। 1414 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है रिलायंस में। पहला टारगेट होगा 1495 रुपए का। निफ्टी 250 अंक ऊपर और निफ्टी बैंक 500 अंक ऊपर। और क्रूशल जो रेजिस्टेंसेस थे उसके ऊपर आकर दोनों इंडेक्स कारोबार कर रहे हैं। 25,000 के ऊपर निफ्टी है, निफ्टी बैंक है 56,000 के ठीक ऊपर, 56,100 से थोड़ा सा नीचे। राजेश जी, एक सवाल और है मेरे मन में। मान लीजिए जो नए खिलाड़ी हैं अभी तक जो इंतजार कर रहे थे कि बाजार थोड़ा सा दौड़े तो हम फिर उस रथ पर सवार हों, आपको लगता है कि ब्रेकआउट हो चुका है और नए ट्रेडर्स के लिए भी एक्टिव होने का समय आ गया है फुल फोर्स से, या फिर किसी लेवल का वेट करेंगे आप? अभिषेक जी, टेक्निकली तो ब्रेकआउट हो गया है, लेकिन जो न्यूज फ्लो का दायरा है और जिस तरीके से न्यूज फ्लो जियो पॉलिटिकल आ रही है और जो एक मार्केट को डेली बेसिस पे एक वॉलेटिलिटी क्रिएट कर रहा है या सेंटिमेंट को थोड़ा हर्ट करता है, वो एक फैक्टर को अगर आप एडजस्ट कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग पोजीशन में, तो यस, ये एक फ्रेश मूव बनना चाहिए यहाँ से मार्केट का, क्योंकि ये अब 5 से 6 वीक के रेंज को ब्रेकआउट कर रहा है मार्केट। तो हमें लगता है कि एक बड़ा मूव के लिए मार्केट अब रेडी हो चुका है। हमें लगता है अगर कोई न्यूज फ्लो ज्यादा कुछ बड़ा नेगेटिव नहीं आता है तो ये मार्केट अब टुवर्ड्स एक्सपायरी एक हायर साइड पे ही ट्रेड करना चाहिए और 25,400 की तरफ भी एक्सपायरी होते हुए दिख सकती है ये मंथ की। तो हमें लगता है अगला वीक भी एक अच्छा बुलिश वीक होते हुए दिख सकता है, क्योंकि अब शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे प्ले होगी 25,000 के ऊपर। अब काफी कॉल राइटर्स थे 25,000 25,100 ये स्ट्राइक पे, इन्हें अपनी पोजीशन अनवाइंड करनी होगी, क्योंकि मार्केट आज देखे तो थ्रू आउट द डे 25,000 के ऊपर बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये अब कॉल राइटर्स को अपनी पोजीशन भी दूर की स्ट्राइक पे शिफ्ट करनी होगी, तो जिसके कारण से एक मूव हायर साइड पे बनते हुए दिख सकता है मार्केट में। और अगर हम देखें तो सेक्टर स्पेसिफिक भी जो बाइंग देखने को मिली आज, ऑटोमोबाइल में, बैंकिंग स्पेस में, आईटी में, बाकी और भी डिफेंस स्टॉक्स में, केमिकल स्पेस भी एक अच्छा एक्यूमुलेशन दिखा रही है ऑटोमोबाइल में। तो हमें लगता है कि एक ब्रॉडर मार्केट में वापस से कॉन्फिडेंस लौटा है और कहीं ना कहीं एक टाइम करेक्शन जो मार्केट को चाहिए था कि ये जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी कहीं ना कहीं ओवर हो, तो मार्केट ने ऑलरेडी 5 से 6 हफ्तों का समय दिया इस इवेंट को, और अब मार्केट ने ये डिस्काउंट कर दिया है कि अभी जो भी होना है वो प्राइस में ऑलरेडी यहाँ पे फैक्टर इन हो चुका है और मार्केट एक बड़े मूव के लिए तैयार होते हुए दिख रहा है। स्टॉप लॉस होगा 24,850, टारगेट हमें लगता है 25,400 के आते हुए दिख सकते हैं। तो यस, जो वेट कर रहे थे वो ये स्टॉप लॉस से पोजीशन ले सकते हैं। अगला हफ्ता हमें लगता है बुलिश होते हुए दिख सकता है। 850 200 पॉइंट की रिस्क है और 350 पॉइंट का रिवॉर्ड है निफ्टी में, तो बढ़िया है। मतलब ट्रेडर्स के लिए यहाँ से भी मौके बन सकते हैं अगर आपको नया अगर बाजार में कुछ सोचना है तो। आज चौतरफा तेजी के बीच भी सोनम जी ऑटो में स्पेशली टू व्हीलर हमारी जो दो बड़ी कंपनीज हैं हीरो मोटो और बजाज ऑटो, आज ये नरम है और दिन के दौरान इन्होंने हरे निशान में आने की कोशिश भी नहीं की, कोई खास अटेम्प्ट हमने देखा नहीं। 1.5% दोनों के दोनों शेयरों में गिरावट है। आपको क्यों गिरावट लग रही है? इसके पीछे क्या वजह हो सकते हैं और क्या अपॉर्चुनिटी है अगर किसी को एंट्री करनी है तो? देखिए, आज का मूवमेंट मेरे ख्याल से कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई होगी, जैसे आपने बोला कि काफी अच्छा मूवमेंट दिखा है हमको इन स्टॉक्स में पिछले कुछ दिनों में।
और अगर आप रिसेंट एफआईआई बाइंग के नंबर भी देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इस सेगमेंट में काफ़ी अच्छी बाइंग भी हो रही है। तो मैं ये नहीं मानूंगी कि कोई ऐसी कोई न्यूज़ आई है जिसकी वजह से आज इस पे कोई बड़ा इम्पैक्ट होना चाहिए। बट रिसेंट रन अप के बाद यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग दिख रही होगी। आई थिंक जो ऑटो सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन के बाद जो एक अच्छा अपमूव दिख रहा है, जो की बात आपने की वो, क्योंकि रूरल कंजम्पशन में आपको थोड़ी स्ट्रेंथ है और कमोडिटी प्राइसेस में मॉडरेशन का यहाँ पे हिंट मिल रहा है। इन्फ्लेशन काफ़ी लो आया है। आई थिंक ये जो मैक्रो सिग्नल्स मिल रहे हैं उसकी वजह से आपको एक यहाँ पे अच्छा अपमूव दिखेगा। और रिजल्ट्स भी आपने देखे थे, काफ़ी एज पर एक्सपेक्टेशन आए थे इस सेगमेंट के। और आई थिंक एक मोमेंटम यहाँ पे स्ट्रांग जरूर होता दिख रहा है। तो चलिए, ये एक राय इस वक्त मिलती हुई ऑटो एंसलरी की चाल पर फोकस होना भी चाहिए। और रेयर अर्थ मैग्नेट्स को लेकर जो चाइनीज़ कंट्रोल्स की बात लगातार आ रही थी, उसका एक इम्पैक्ट अक्रॉस द ग्लोब ईवी मार्केट पर पड़ता हुआ दिखा। और तब हमने देखा था कि ऑटो की रफ्तार में एक कंसर्न आता हुआ दिखा ज़रूर था। लेकिन ताज़ा अगर बातचीत और ताज़ा डेवलपमेंट्स की अगर बात करें, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स इसके भी सोल्यूशंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी के चलते हम देख रहे हैं ऑटो सेक्टर में इस वक्त जो है मोमेंटम वापस से लौटता हुआ अच्छी खासी मजबूती के बीच कामकाज। क्विकली एफएनओ के डेटा पॉइंट्स क्या कुछ कह रहे हैं, फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स का हाल कैसा है, डेरिवेटिव मार्केट पर सारी की सारी जानकारी पुलकित बंडी से जान लेते हैं। पुलकित, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मानसी जी। तो जैसा कि आपने बताया, इंडियन फियर इंडिकेटर इंडिया विक्स, ये कोई डरने की बात नहीं है, एकदम परफेक्ट है। 13.68 पे अभी कंफर्ट लेवल है। कोई वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा शो नहीं हो रही है मार्केट में, और मार्केट में तेज़ी आप सुबह से देख ही रहे हैं। निफ्टी के पीसीआर की बात कर ली जाए, पुट कॉल रेशो करीब 1.25 पे है। ये भी अभी कोई ओवरबॉट जोन में नहीं गया है, तो यहाँ पे भी कंफर्टेबल है। सुबह ज़रूर ये 0.92 था, तो वो भी कंफर्टेबल ही था। अगर हम मोस्ट एक्टिव पुट की बात करें तो 25,000 की स्ट्राइक प्राइस पे मोस्ट एक्टिव पुट राइटिंग हो रही है, मतलब पुट को बेचा जा रहा है, मतलब वहां पे सपोर्ट बनाने का कोशिश किया जा रहा है। और अगर हम मोस्ट एक्टिव कॉल की बात करें तो वो भी 25,000 के ऊपर ही, और वहां पे कॉल बाइंग देखी जा रही है, मतलब लोग लॉन्ग जाने की कोशिश कर रहे हैं। हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट की बात कर ली जाए, 26,000 पे बना हुआ है, तो अभी वो काफी दूर है। और अगर हम हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो वो भी 25,000 पे, इसका मतलब 25,000 को एक अच्छे सपोर्ट की तरह अभी हम देख सकते हैं। मैक्स पेन की बात 24,800 पे है, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मार्केट उससे ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी की बात अगर हम कर लेते हैं तो ये पुट कॉल रेशो 0.86 है, जो कि सुबह 0.65 था। और हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट, हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट, मोस्ट एक्टिव पुट और मोस्ट एक्टिव कॉल बैंक निफ्टी में सारी की सारी 56,000 के ऊपर ही है। और जो मोस्ट एक्टिव पुट है 56,000 की, वहां पे पुट राइटिंग देखी जा रही है, और मोस्ट एक्टिव कॉल पे कॉल शॉर्ट कवरिंग देखी जा रही है। कॉल शॉर्ट कवरिंग का मतलब है कि वहां पे जो पहले लोगों ने कॉल शॉर्ट्स की थी, अब वो ड्यू टू फियर वहां से अपनी शॉर्ट्स को कवर कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट उसके ऊपर ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। सिक्योरिटीज इन बैन के बारे में भी फटाफट बात कर लेते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स जो हैं वो बैन में हैं। आदित्य बिरला फैशन रिटेल, बायोकॉन, सीडीएसएल, मन्नपुरम, आरबीएल बैंक और टीटागढ़। अब जो एग्जिट होंगे आज, वो मन्नपुरम और सीडीएसएल श्योर शॉट है कि वो आज एग्जिट हो जाएंगे, क्योंकि इनकी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट 80% के नीचे आ चुकी है, तो कल हम सुबह इन्हें बैन में नहीं देखेंगे। मेजरली मार्केट में तेजी है, और जो हम पिछले 3-4 दिनों से एक रेजिस्टेंस, एक कंसोलिडेशन की रेंज जो बता रहे थे 24,400 से लेके 25,050 तक की, आज अभी मार्केट लगभग ऊपरी स्तर पे जो कि 25,050 है वहां ट्रेड कर रहा है, उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। तो वहां से तोड़ते से ही हम, हो सकता है अगर कुछ जो वीकेंड है उसमें कोई बुरी खबर नहीं आई, तो हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि एक बड़ा मूव मंडे को हम देख सकते हैं। ओके, तो डेरिवेटिव वायदा बाजार से जुड़े सारे के सारे इंपॉर्टेंट टेक अवेज इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। पुलकित, थैंक यू सो मच ये सारी डिटेल्स में बताने के लिए। इंडिया विक्स पर नज़र होनी चाहिए, 13 to 14 के लेवल्स के आसपास ट्रेड करता हुआ। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे 4% की गिरावट, विच इन इटसेल्फ इज़ अ रिलीफ। और ध्यान रखिएगा, जब बाजार में काफ़ी उतार चढ़ाव बिकवाली थी, तब भी इंडिया विक्स की तरफ से रिलीफ ही थी।
और फियर इंडिकेटर जो है कंफर्ट लेवल्स के आसपास 14-15 के लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा था, इस वक्त तो 13 के लेवल के नज़दीक पहुंचता हुआ। सो कह सकते हैं कि ब्रेस अप फॉर ऑल द पॉजिटिविटी। इस वक्त सारे पॉजिटिव फैक्टर्स और इंडिया विक्स का सहारा तो फिलहाल मिल ही रहा है, स्पाइक अप नहीं है, विच इन इटसेल्फ इज अ रिलीफ। 25,000 के लेवल्स पर करीब 250 अंकों की मजबूती आप निफ्टी में पाएंगे। बैंक निफ्टी में अच्छा खासा एक्शन, ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप स्मॉल कैप में स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स हैं। इस वक्त सरकारी कंपनियों में भी अच्छा खासा एक्शन बिल्कुल बरकरार है। 56,121 के लेवल्स, करीब 650 अंकों की मजबूती इस वक्त बैंक निफ्टी में भी नजर आ रही है। लेकिन जहां सरकारी कंपनियों की बात चली है, इस वक्त अगर आप देखेंगे पीएफसी आरईसी के चार्ट्स में आज के सत्र में सुबह दिन की शुरुआत से ही, इनफैक्ट बाजार खुलने से पहले इसके संकेत भी हमने आपको दिए थे और बताया भी था कि जो नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं आरबीआई की तरफ से, उसका एक इम्पैक्ट बैंक्स, फाइनेंशियल और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर पड़ेगा। तेजस जी, पीएफसी आरईसी पर एक टेक आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, पीएफसी आरईसी की बात करें तो आज का जो रैली हुआ है वो थोड़ी रिलीफ रैली जैसी लग रही है। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर वीक है, स्टॉक्स अभी भी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। अगर एक दो दिन लगातार फॉलोअप बाइंग आता है तो ही फिर मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ बाइंग मोमेंटम बन सकता है। बट आज की जो रैली है, आज हमें लग रहा है कि दिस इज जस्ट अ रिलीफ रैली, तो किसी की लॉन्ग पोजीशन। तेजस जी, आपके पास वापस आएंगे, लेकिन दमदार 16 साल ईटी नाउ बेमिसाल, शानदार सफर के दमदार 16 साल, और आज एनिवर्सरी है ईटी नाउ की, और इसी के लाइव विजुअल्स के कटिंग सेरेमनी आपके भरोसे ने ईटी नाउ को नंबर 1 बनाया है, और इसी माइलस्टोन को हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। नॉट जस्ट अ माइलस्टोन बट अ जर्नी फिल्ड विद जर्नलिज्म, इंटेग्रिटी और लीडरशिप। ईटी नाउ ने 16 साल पहले एक विजन के साथ शुरुआत की थी, टू इन्फॉर्म, टू एम्पावर एंड टू लीड इंडियाज बिजनेस कॉन्वर्जेशन। आज 16 साल बाद हम उसी पैशन के साथ यहाँ पर खड़े हैं, और केक कटिंग सेरेमनी के लाइव विजुअल्स, अभिषेक, लाइव विजुअल्स और ऑफिस में तो सेलिब्रेशन का माहौल देखते ही बन रहा है। इस वक्त अगर आप देखेंगे बिजनेस की खबरों का मतलब ईटी नाउ स्वदेश, और इसी सेलिब्रेशन को एंजॉय करते हुए, सेलिब्रेट करते हुए ईटी नाउ के 16 साल बेमिसाल। बिल्कुल बिल्कुल मानसी, ट्रस्ट, अनबायस्ड अप्रोच और कह सकते हैं क्रेडिबिलिटी, ये हमारी ताकत रही है। और ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश, उस ईथोस को, उस वैल्यू को हम भी कैरी करने की कोशिश करते हैं, और दर्शकों का प्यार हमें मिल भी रहा है। और मानसी, पता है, मुझे याद है जब लॉन्च हो रहा था, तो मतलब जो पुराने चैनल में जहां हम काम करते थे, बहुत सारे हमारे सहयोगी वहां पर हमारे साथ थे। आनंद चौरे हमारे स्टूडियो डायरेक्टर हैं, वो भी हमारे साथ इसी वहाँ पर। इसके अलावा प्रतीक सुराना असाइनमेंट में हैं, वो हमारे साथ थे। तो मेरी पुरानी बड़ी मेमोरीज हैं उस टाइम के ईटी नाउ के लॉन्च होने की, और मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि नहीं 16 साल का समय गुजर गया। बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर बहुत ही शानदार सफर रहा है, और जिस क्रेडिबिलिटी के लिए हमारी पहचान है ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश दोनों की, हम तो एक ही संस्थान के हैं, और हमें फ़र्क महसूस नहीं होता है कि अच्छा हम ईटी नाउ में हैं या ईटी नाउ स्वदेश में हैं। एक तरह कल्चर और जो दर्शकों का जो प्यार मिला है वो बड़ा ही कमाल का रहा है। बिल्कुल, इस भरोसे की 16 साल हो गए हैं, परिपक्वता की तरफ हमने कदम ईटी नाउ स्वदेश ने भी हैं, बढ़ने की आशंकाएं हैं, और इन्हीं आशंकाओं के चलते हम देख रहे हैं सन टीवी में इस वक्त बिकवाली का दबाव है। इससे जुड़े सारे डिटेल, सारे एनालिसिस, सारे रैशनल, सारे के सारे पहलुओं को समझा रहे हैं हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम। अभिषेक, बताएं। मानसी, सन टीवी की एक तरह से सर्वे सर्वा हैं कलानिधि मारन, और उनकी जो होल्डिंग है कंपनी में वो करीब 75% के आसपास की है, और जिसकी वैल्यू है 18,000 करोड़ रुपए के आसपास की। अब उनके जो भाई हैं दयानिधि मारन, जो कि डीएमके के सांसद भी हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि 2003 में गलत तरीके से, अवैध तरीके से धोखाधड़ी करके शेयर अपने नाम किए थे कलानिधि मारन ने, और उन्होंने 10 रुपए के फेस वैल्यू पर 12 लाख शेयर बिना उचित वैल्यूएशन के और बिना एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के अप्रूवल के अपने नाम कर लिए थे। और उस वक्त उन शेयरों की जो वैल्यू थी 3,500 करोड़ रुपए उस वक्त भी होती, लेकिन उन्होंने सिर्फ उसके लिए 1.25 करोड़ रुपए चुकाए।
तो कई सारे आरोप लगाए हैं और ये आरोप लगाते हुए कलानिधि मारन और 7 अन्य लोगों के खिलाफ, जिसमें कि कलानिधि मारन की पत्नी भी हैं, उनके खिलाफ उन्होंने नोटिस भेजा है। हालांकि विवाद कोई नया नहीं है, पिछले साल भी विवाद ये गरमाया था और अक्टूबर में एक नोटिस आई थी, लेकिन ये नोटिस थोड़ी सी ना गंभीर दिख रही है क्योंकि बहुत सारे एलिगेशंस लगाए गए हैं दयानिधि मारन की तरफ से कलानिधि मारन के ऊपर। जो बड़े आरोप है उसमें यह है कि 2003 में जब पिता एसएन मारन बीमार थे, उस वक्त अब धोखे से कलानिधि ने ये शेयर लिए थे और इसमें अपने पिता से या फिर पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि से अप्रूवल लिए नहीं गए थे और तब ये शेयर लिए गए थे फ्रॉड करके। यही नहीं, इसके बाद 2005 में मां मल्लिका मारन और करुणानिधि की पत्नी एमके दयालु के शेयर भी 2005 में लिए और उसके लिए भी मतलब फ्रॉड करके ही लिए। यही नहीं, आरोप ये भी लगाया गया है कि जब कंपनी को लिस्ट कराया गया सन टीवी को तो गलत डिस्क्लोजर दिए गए, गलत जानकारियां दी गई। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। अब चाहते ये हैं दयानिधि मारन की जो भी फायदे कलानिधि मारन को ओवर द ईयर हुए हैं वो उनसे वापस लिया जाए। जो भी वित्तीय लाभ हैं, डिविडेंड हैं, जो एसेट क्रिएट किए हैं वो सारे वापस लौटाने की मांग की है। और ये कहा है कि फैमिली के बाकी जो लोग हैं उसमें दयानिधि मारन, उनकी माँ हो गई, उनकी अन्य बहनों को जो अन्य आर्थिक नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो और 2003 की जो होल्डिंग है उसको फिर से रीइंस्टेट किया जाए, उनको बहाल किया जाए। तो ये सारी की सारी डिमांड्स हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि अब ये काफ़ी पुराना मामला हो गया है। अब नए सिरे से ये नोटिस इन्होंने दी है। इस पर कंपनी सन टीवी की तरफ से एक खंडन भी आया है कि नहीं, उसमें कोई दम नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि अगर ये जांच अगर यहाँ से बढ़ती है तो तमाम ऐसी एजेंसीज हैं जो उसमें सक्रिय हो सकती हैं, जिसमें कि SFIO है, सेबी है, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है, यहाँ तक कि एविएशन के कारोबार में भी थी ये स्पाइस जेट के जरिए। तो DGCA हो गया या फिर ये IPL की टीम भी चलाते हैं तो BCCI। अब ये देखते हैं किस एंगल से यहाँ से जाँच आगे बढ़ती है और क्या कुछ होता है। लेकिन अगर कोर्ट में आगे बढ़ता है मुकदमा तो सन टीवी के नियंत्रण को लेकर गंभीर सवाल होंगे। हालांकि जो रिटेल जो निवेशक है उनकी होल्डिंग बहुत ही कम है क्योंकि फ्लोट ही कम है। 75% तो अकेले हम देख रहे हैं कि कलानिधि मारन के पास ही है। म्यूचुअल फंड्स 10% के आसपास होल्ड करते हैं। रिटेल की जो होल्डिंग है सिर्फ 1.5% के आसपास की है। तो रिटेल निवेशकों के पास शेयर कम जरूर है, लेकिन यह है कि हाँ, मुद्दा थोड़ा सा गर्म इस वक्त जरूर हो रहा है। अगर हम शेयर के चाल की बात करें मानसी, तो महीने भर में 6% नेगेटिव रिटर्न है, 6 महीने में 15% नीचे है, इस साल अब तक 14% नीचे है। साल भर की बात करें तो 23% के आसपास से गिरावट है। और जब खंडन आया कंपनी की तरफ से तो हमने देखा कि शेयर ये रिकवर करना शुरू कर गया। अब देखिए हार्डली कितनी 1% के आसपास की नरमी रह गई है। 600 रुपये के नीचे गया, 585 तक ये शेयर फिसला, लेकिन वहां से रिकवरी इसमें अच्छी आ रही है। तो एक फैमिली फ्यूड है ये। काफी गंभीर आरोप लगाए गए हैं दयानिधि मारन की तरफ से कलानिधि मारन के ऊपर। देखते हैं कि आगे प्रोसीडिंग्स किस तरह की होती है और कितनी चुनौतियां बढ़ती हैं, वो तो भविष्य की चीज होगी। इस बीच बाजार हम देख रहे हैं कि दिन के ऊपरी स्तर पर पहुंच गए हैं। निफ्टी में जो तेजी हो गई है वो 300 अंकों की हो गई है। 25,100 की हम एक रेंज की बात कर रहे थे कि 25,100 को अगर पार करके निफ्टी अगर टिक जाता है तो शायद बाजार में और अच्छे मौके यहां से बनते हुए दिखाई देंगे। उस रेंज की तरफ बढ़ गया है। सेंसेक्स की जो तेजी है वो हो गई है करीब करीब 1,000 अंकों के आसपास की। और निफ्टी बैंक में हम देख रहे हैं कि 600 पॉइंट से ज्यादा की तेजी है। 639 अंक ऊपर है इस वक्त निफ्टी बैंक। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो शानदार है। 1800 शेयर मजबूत है, 800 शेयर इस वक्त कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। और सिर्फ 4 शेयर ऐसे हैं जहां पर आज गिरावट दिखेगी। जियो फाइनेंस लीड कर रहा है, करीब 3.5% की शानदार तेजी जियो फाइनेंस में है और 3-3.25% के आसपास की मजबूती हम देख रहे हैं भारतीय एयरटेल के शेयर में। रिलायंस में जो गियर जो बदला है ना, 5वां गियर लग गया रिलायंस में, 2.25% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। और जो हाल फिलहाल जो तेजी थोड़ी सी बढ़ी है ना, 250 अंकों से जो 300 अंकों की जो तेजी हुई है उसमें बड़ा कंट्रीब्यूटर रिलायंस का होगा। 1465 रुपए का भाव रिलायंस का हो गया है। वेटेज के लिहाज से HDFC बैंक के बाद ये दूसरे नंबर पर आता है निफ्टी में। लेकिन एक व्यू जियो फाइनेंस पर लेते हैं। राजेश जी, अब कोशिश कर रहा है जियो फाइनेंस की अपने बिजनेसेस को कंसोलिडेट किया जाए। जियो पेमेंट्स बैंक में जो हिस्सा था SBI का, उसको खरीदने का डिसीजन लिया। कल हमने खबर देखी कि 125 करोड़ रुपए के आसपास का वो पेमेंट करेगी SBI को।
जियो फाइनेंस फिर से 300 रुपए के आसपास, 300 रुपए के पास जाता है, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग करके फिर से उस लेवल के पास पहुंचता है। आपको कैसा लग रहा है शेयर? ये जिनके पास है वो तो चलिए उनको बने रहना है, जिनके पास नहीं है वो क्या करें? अपॉर्चुनिटी है या फिर करेक्शन का वेट कर लें? अब आई थिंक बाय करना चाहिए यहाँ पे स्टॉक को। अब जिस तरीके से एक करेक्शन आना था स्टॉक में वो हमने ऑलरेडी देखा, और स्टॉक 200 रुपए तक करेक्ट भी हुआ था, और वहां से ये अब वापस रिकवरी के ट्रेंड में आते हुए दिख रहा है। हालांकि स्लो मूवर काउंटर है, टाइम लेगा, लेकिन हमें लगता है गोइंग फॉरवर्ड ये स्टॉक 350 से 370 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। बट ये थोड़ा सा लंबा नजरिया रखना होगा इसमें, और हमें लगता है कि आगे आने वाले महीनों में ये स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बनेगा। स्ट्रक्चर बुलिश बनते हुए दिख रहा है वीकली चार्ट पे। अगर हम एनालाइज करें तो स्टॉक एक अप स्लोपिंग चैनल में ट्रेवल कर रहा है, जो कि एक साइन है सस्टेन बाइंग एक्शन का। और अगर हम इसको देखें तो नियर टर्म शॉर्ट टर्म चार्ट पे स्टॉक अब कंफर्टेबली अपने सारी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी सस्टेन होते हुए दिख रहा है। तो बाय एंड एक्यूमुलेट की सलाह होगी। डाउन साइड में हमें लगता है जब तक ये 275 के ऊपर बना हुआ है, यहाँ पे बुलिश नजरिया रहेगा हमारा। और ऑन द हायर साइड 305 308 के लेवल को जब ये स्टॉक क्रॉस करने में कामयाब होगा तो यहाँ पे एक अच्छा मूव अनफोल्ड होते हुए दिख सकता है शॉर्ट टर्म में भी। एंड देन स्टॉक के 330 350 तक की अपसाइड के टारगेट भी आते हुए देखने को मिल सकते हैं। और डिस्क्लोजर होगा, ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है, लॉन्ग टर्म निवेश के लिए ऑलरेडी काफी समय से मेरे पोर्टफोलियो में है। है ऑन लॉन्ग टर्म प्ले काफ़ी मजबूत है। ये काउंटर 3-3.5% के गेंस हैं, 294 के लेवल्स अच्छा अपमूव दिखा रहे हैं स्टॉक। और अगर जानकारों की माने लंबी अवधि तक रखने पर यहाँ अच्छे खासे मूव्स और अच्छे खासे रिटर्न्स, बिल्कुल कन्विक्शन बनता हुआ, कॉन्फिडेंस बनता हुआ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए 330 और 350 के टारगेट्स तो नज़र आते ही है राजेश जी को। 274 का एक स्टॉप लॉस लगाइएगा, 293 के लेवल्स पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। अमरदेव सिंह जी भी हमारे साथ। अमरदेव जी गुड आफ्टरनून। इस वक्त बाजार में हम देख रहे हैं लगभग हर क्षेत्र में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। ब्रॉडर मार्केट से लेकर बेंचमार्क्स, छोटे मझौले शेयर्स, अच्छा खासा एक्शन, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स, अपॉर्चुनिटीज़ दे जा रहे हैं। और साथ ही अगर आप देखें लार्जर प्लेयर्स में भी लगभग सारे स्टॉक्स अच्छी तेज़ी पर काम कर रहे हैं। पोर्टफोलियो डेवलपमेंट के लिहाज से इस वक्त काफ़ी अच्छा समय है, लेकिन चल रहे हैं लगभग सारे स्टॉक्स। कैसे राय है, क्या कैसे रीड कर रहे हैं मार्केट को आप? देखिए, मार्केट्स में वी हैव बीन बुलिश डिस्पाइट द ईरान इजराइल वॉर, एंड वी बीन मेंटेनिंग दैट कुछ करेक्शन आता है या कहीं बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, क्योंकि मार्केट ने जिस तरह से रेजिलियंस दिखाया है डिस्पाइट इजराइल ईरान वॉर, दैट इज वेरी वेरी सरप्राइजिंग, एट द सेम टाइम वेरी पॉजिटिव। दूसरी बात है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस में जिस तरह की तेजी ऑलमोस्ट इस मंथ में हम लोगों ने 20% प्लस की तेजी क्रूड ऑयल प्राइसेस में देखी, विच इज अगेन अ कॉज ऑफ कंसर्न। बट मार्केट्स इस फैक्टर को भी डिस्काउंट फिलहाल करता हुआ दिख रहा है। तो मार्केट में कहीं ना कहीं ये जरूर समझ मतलब मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो ग्लोबल हो या डोमेस्टिक हो, वो कहीं ना कहीं ये समझ रहे हैं कि ये जो ईरान इजराइल वाला जो वॉर है वो ज्यादा लंबा नहीं खिंचेगा, और कुछ कम पीरियड में, शॉर्ट पीरियड में इसकी रेजोल्यूशन हो सकती है। ये एक्सपेक्टेशन, एंटिसिपेशन फिलहाल मार्केट्स में दिख रहा है। इस कारण से हमें मार्केट्स में तेजी देखने को मिली, और जो डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं दे हैव बीन मोर और लेस पॉजिटिव। चाहे जो पहले कॉर्पोरेट अर्निंग्स को लेके जो कंसर्न्स थे, दे हैव बीन फैक्टर्ड इन। दूसरी बात है इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स हैं, दे हैव कम ऑफ। तीसरा है कि जो मॉनसून्स हैं दैट आल्सो इज ऑन ट्रैक। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आरबीआई ने रेट कट किए वो भी कहीं ना कहीं दैट आल्सो हैज अ पॉजिटिव साइन। दैट्स द रीजन वी आर सीइंग कि आज भी जो रैली हुई है, बैंक निफ्टी हैज बीन अ मेजर प्लेयर, एंड बैंक निफ्टी इज ट्रेडिंग क्लोज टू इट्स रिकॉर्ड हाइस, जबकि निफ्टी अभी भी अपने रिकॉर्ड हाई से ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट दूर है। तो ये जो फैक्टर्स हैं मोर और लेस डोमेस्टिकली दे आर सपोर्टिंग। और दूसरी बात है कि इंटरनेशनल जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं मार्केट का उस पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा है। और यदि आप इंडिया विक्स को भी देखें तो दैट ऑल्सो इज विद इन वेरी रीजनेबल लिमिट्स, 13-14। तो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर फियर है वो नहीं है, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग, बट एट द सेम टाइम वेरी, आई वुड से वेरी एनकरेजिंग एज वेल। और अक्रॉस द बोर्ड जिस तरह की हम लोग रैली देख रहे हैं, चाहे मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, अक्रॉस सेक्टर्स, दैट होल्ड्स वेल। सो वी बीन मेंटेनिंग कि नीचे का जो एक स्तर था 24,500, वो एक काफी क्रूशियल सपोर्ट जोन है, और अपसाइड में 25,200 300
इज अ जोन ऑफ रेजिस्टेंस। वहां जाके मार्केट को शायद एक रेजिस्टेंस मिले और वहां प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है। बट जो स्ट्रेंथ है दैट इज डेफिनेटली मोर ऑन द बुलिश साइड। बुलिश है मार्केट का अंडरटोन, मार्केट्स फायरिंग ऑन ऑल पॉजिटिव सिलेंडर्स। और इस वक्त अगर आप देखें 25,000 के पार 25,100 के लेवल्स को भी टच करता हुआ 25,126 के स्तर पर 350 अंकों की मजबूती पर दिन के उच्चतम स्तर पर निफ्टी इस वक्त ट्रेड कर रहा है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब बारी है BTST STBT ट्रेड्स की। राजेश जी, शुरुआत आपसे करेंगे। मजबूती के साथ हम देख रहे हैं बाजार में इस वक्त ट्रेंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, रिलायंस जैसे मेजर्स भी बाजार को संभाल रहे हैं और छोटे मेजॉरिटी स्टॉक्स में भी एक्शन ही एक्शन है। कोई BTST ट्रेड आपकी तरफ से? बहुत सारे स्टॉक्स है मानसी जी आज तो, जहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट बना है। तो ऑटोमोबाइल में हुंडई मोटर्स यहाँ पे पसंद आ रहा है। ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे स्टॉक आ रहा है। IPO के बाद अगर हम देखें तो अभी अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे आया है स्टॉक। हुंडई मोटर में जो ब्रेकआउट बने, हमें लगता है ये 2100 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 2010 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो केन्स टेक्नोलॉजी पसंद आ रहा है। यहाँ पे भी एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक में जिस तरीके से अब स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन हो रहा है, यहाँ पे हमें लगता है ये स्टॉक अब 6000 की तरफ बढ़ते हुए दिखना चाहिए। स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पे करीब 5830 के आसपास। और तीसरा स्टॉक है बैंकिंग क्षेत्र से, कोटक बैंक हमें पसंद आ रहा है। एक ब्रेकआउट यहाँ पे फ्रेश आते हुए दिखा है डेली चार्ट पे। एक मल्टीपल सप्लाई जोन का ब्रेकआउट यहाँ पे रजिस्टर हुआ है। तो हमें लगता है जिस तरीके की क्लोजिंग कोटक बैंक दिखा रहा है, यहाँ पे 2240 तक की अपसाइड बनते हुए दिख सकती है। तो कोटक बैंक भी बाय किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 2145। चलिए, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स, ऑटो सेक्टर, ये फोकस रेडार पर है और ब्रेकआउट काफ़ी सारे स्टॉक्स में नज़र आ रहे हैं। सही कहा राजेश जी आपने। अमरदेव जी, आपकी तरफ से कोई स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस? जी, तो इंडस टावर्स लिमिटेड पे नज़र रखी जा सकती है बिकॉज इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि ओवरऑल यदि मैं सबसे पहले चार्ट स्ट्रक्चर की बात करूं तो कहीं ना कहीं वो काफ़ी पॉजिटिव है। हालांकि उसमें काफ़ी हफ्तों से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, पर रिसेंटली और आज भी हम लोगों ने एक अच्छी इसमें मूवमेंट देखी है और अच्छे वॉल्यूम्स पे। तो कहीं ना कहीं, और यदि मैं लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर देखूं तो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर भी काफ़ी स्ट्रांग है। तो इंडस टावर्स पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और इसमें फिलहाल जो करंट लेवल्स हैं उन लेवल्स पे बाइंग की जा सकती है। और यदि मैं सपोर्ट लेवल की बात करूं जहां स्टॉप लॉस रखा जाएगा तो स्टॉप लॉस 377 का रख सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 445 ऑन द अपसाइड। और दूसरा जो स्टॉक है वो मन्नापुरम फाइनेंस है। तो मन्नापुरम फाइनेंस का भी यदि मैं सबसे पहले चार्ट स्ट्रक्चर देखूं फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव तो काफ़ी स्ट्रांग है। शॉर्ट टर्म में एक कंसोलिडेशन हमें देखने को मिली, लेकिन फिर आज भी एक मूवमेंट उसमें अच्छी देखने को मिली और जो ब्रेकआउट भी हुआ था इसमें अर्लियर दैट वाज वेरी स्ट्रांग। और टेक्निकली जो है मोमेंटम इज स्टिल वेरी स्ट्रांग फॉर दिस। तो इसमें भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है एट करंट लेवल्स। स्टॉप लॉस इसका 249 का रख सकते हैं फॉर एन अपसाइड टारगेट ऑफ 297। स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस अमरदेव सिंह जी की तरफ से भी। मन्नापुरम फाइनेंस 297 के लेवल्स, कोल्ड फाइनेंसिंग काउंटर्स, क्रेडिट पॉलिसी के अनाउंसमेंट्स के बाद ये स्पेस जो है अगेन फोकस रेडार पर आया। लोन टू वैल्यू रेशो में जो बढ़त की गई थी RBI की तरफ से, उसके ठीक बाद इनमें मूव्स और वहाँ से मूव्स बढ़ते हुए करीब 3% की तेज़ी आज भी मन्नापुरम फाइनेंस में हम देख रहे हैं और यहाँ से तेज़ी जो है लगातार बढ़ती नज़र आ सकती है 297 के लेवल्स। लेकिन एक नज़र मिड कैप इंडेक्स पर भी होनी चाहिए। मिड कैप इंडेक्स इस वक्त 58,000 के पार ट्रेड करता हुआ नज़र आएगा। मजबूती के साथ 900 अंकों की तेज़ी, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स के गेंस। सेंसेक्स में करीब 1100 अंकों की तेज़ी इस वक्त नज़र आ रही है। तो बाजार में मजबूती और इस मजबूती में पार्टिसिपेट करते हुए ब्रॉडर मार्केट्स भी। मिड कैप के प्लेयर्स की ही अगर बात करें, NTPC ग्रीन, मैक्स हेल्थ केयर, कोचिन शिपयार्ड, इरिडा,
ये सारे स्टॉक्स हैं जहां पर मजबूत एक्शन देखने को मिला है, अच्छी खासी बढ़त है और मिड कैप प्लेयर्स में एज डिफेंसिव्स, हेल्थ केयर भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा ऑटो क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां भी हैं और साथ साथ शिप बिल्डिंग स्पेस तो है ही जो कि लगातार बाजार को संभाल रहे हैं। लेकिन इन सभी के बीच पावर सेक्टर को लेकर भी एक एक्सक्लूसिव खबर आ रही है। दरअसल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से जुड़े कंपोनेंट्स पर जीएसटी घट सकता है। क्या है ये खबर और इसके मायने क्या हैं? सारी जानकारी एक बार हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी से जानते हैं। प्रकाश, बताएं। देखिए, हाइड्रो पावर कंपनीज के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि सरकार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में जिन कंपोनेंट्स का इस्तेमाल होता है उस पर जो मौजूदा जीएसटी रेट्स है उसमें कटौती कर सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस मसले पर चर्चा की शुरुआत हो गई है। इनफैक्ट पावर मिनिस्ट्री ने इस मसले पर वित्त मंत्रालय से संपर्क किया है कि मौजूदा हालात को देखते हुए जिन कंपोनेंट्स का इस्तेमाल हो रहा है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में उस पर जीएसटी दरों में कटौती करने की जरूरत है, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि देश भर में जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनका जो एग्जीक्यूशन है वो तेज गति से हो। खासकर वैसे पावर प्रोजेक्ट्स जो कि पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित हैं और इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन के बाद सरकार की कोशिश ये है कि इन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा किया जाए। साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग डैम्स हैं उसकी कैपेसिटी भी बढ़ाने की योजना है। इनफैक्ट इस पर काम की शुरुआत भी हो गई है और इस बात को ध्यान में रखते हुए इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं कि समय पर इन हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को पूरा किया जाए। लिहाजा ऊर्जा मंत्रालय का ये प्रस्ताव है कि जो कंपोनेंट्स हैं, चाहे उस टरबाइन हो, दूसरे पार्ट्स हो, वेपर हो या रेगुलेटर्स हो, उस पर जो जीएसटी की मौजूदा दरें हैं वो 18% है, उसको घटाकर 5% किया जाए, ये प्रस्ताव है। हालांकि जो फाइनल कॉल है वो जीएसटी काउंसिल को लेना है, लेकिन ऊर्जा मंत्रालय का ये मानना है कि एटलीस्ट औपचारिक प्रस्ताव तैयार किया जाए और इसको जीएसटी काउंसिल के समक्ष विचाराधीन रखा जाए। जाहिर तौर पे अगर जीएसटी दरों में कटौती होती है तो ओवरऑल जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसमें कमी लाने में मदद मिलेगी और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है इन सेक्टर में देखने को मिल सकता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से संपर्क किया है। अगर आप इस वक्त देखें तो 3 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि चेनाब, झेलम, रावी और इंडस रिवर्स पर अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करें जिसमें अगर आप देखें तो 624 मेगावाट की कैपेसिटी का कीरो हाइड्रो प्रोजेक्ट है, 540 मेगावाट कैपेसिटी का क्वार और 800 मेगावाट कैपेसिटी का रातले हाइड्रो प्रोजेक्ट्स है। इसके अलावा अगर आप ईस्टर्न बॉर्डर पर देखें तो अरुणाचल प्रदेश में भी एनएचपीसी का एक काफी बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है और जाहिर तौर पर अगर जीएसटी दरों में कटौती होती है तो इन सभी कंपनियों को इसका फायदा होगा। ठीक है, जीएसटी 18% से घटकर 5% करने की डिमांड है। ईटी नाउ स्वदेश की एक्सक्लूसिव खबर और पावर स्पेस पर सोनम एक टेक आपसे जानना भी चाहेंगे। करीब एनएचपीसी के स्टॉक प्राइस को देखें 2.5% के गेन्स इस वक्त नजर आ रहे हैं और गवर्नमेंट और डेवलपमेंट्स कुछ और करने की कोशिश जरूर है और इसी की तर्ज पर पावर स्पेस जो है फोकस रेडार पर है। कैसे देख रहे हैं आप पावर सेक्टर को? देखें तो एनर्जी और पावर सेक्टर में हमको बहुत अच्छा मूवमेंट दिख रहा है। यहाँ पे आपने एनएचपीसी की बात की, इसके अलावा अपने प्राइवेट सेक्टर में भी आप देखेंगे तो पावर इंडिया का स्टॉक है जिसमें आपको एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिख रहा है। उसके अलावा अगर आप देखें तो आपको रिन्यूएबल पावर या ऑल्टरनेटिव पावर में आज के दिन में वारी एनर्जी का शेयर है जिसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपको रैली दिखी हुई है। तो जरूर आई थिंक जैसे जैसे एक फंडामेंटल स्ट्रेंथ आ रही है मार्केट में, पावर की डिमांड बढ़ती दिख रही है और आई थिंक वो एक रैशनल है जिस वजह से आपको यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बढ़ता दिख रहा है। तो जरूर पावर सेक्टर पे हम ये बोलेंगे कि आप जरूर एक पोजीशन बना के रखें यहाँ पे, जो अगले कुछ हफ्तों में हमको प्रॉस्पेक्ट अच्छा दिख रहा है। नजर आ रहे हैं पावर स्पेस पर और हमारी एक्सक्लूसिव से जुड़े जो भी अपडेट्स हमारे पास आएंगे वो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। लेकिन कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और योग दिवस से ठीक पहले और योग दिवस के दिन भी ईटी नाउ स्वदेश पर एक्सक्लूसिव्स की लड़ी लगेगी और समृद्धि का योग, इसे ईटी नाउ स्वदेश इस तरह से हमने इसे नाम दिया है। और इस वक्त जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये हमारे प्रोड्यूसर एडिटर पुलक वाजपेयी हैं और आउटपुट जो स्क्रीन पर सारा आप देखते हैं ये सारे स्क्रीन के आउटपुट के पीछे जो क्रिएटिव माइंड है, थिंक टैंक है, वो हैं
मेरी भी तस्वीर और मेरी भी वीडियो सूर्य नमस्कार करते हुए आप देख रहे हैं। हम सभी ने एक तरह से योग के मायने हमारे व्यूअर्स को समझाने की कोशिश की है। इसमें मेरे और सहयोगी प्रशांत और कविता थपलियाल भी हैं और हम लगातार हमारे व्यूअर्स को ये कह रहे हैं कि ईटी नाउ स्वदेश आपको निवेश के मंत्र तो देता ही है, लेकिन साथ साथ आपकी सेहत स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, मस्त रहे, ये बेस्ट विशेस भी योगा डे पर हम आपको दे रहे हैं। और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि बिज़ी लाइफ, बिज़ी शेड्यूल ज़रूर हो सकता है, लेकिन योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज, फिटनेस, इसकी अहमियत को समझें और हाँ बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए, मेंटल फिटनेस और साथ ही फिजिकल फिटनेस दोनों का ध्यान रखते हुए एक्टिविटीज़ पर, योगा पर, प्राणायाम पर बिल्कुल ध्यान दें। और हाँ, एक कितना भी बिजी चाहे स्केड्यूल हो, एक दिन में आप आधा घंटा निकाल कर अपने लिए जरूर कर सकते हैं। और योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तो कल भी हम मनाएंगे, लेकिन आज भी आपके लिए ये सारे फ्लेवर्स हम लेकर आ रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश के साथ सेहत और समृद्धि। अभिषेक, योग दिवस आज भी योगा डे से ठीक पहले भी इस वक्त हम देख रहे हैं योग दिवस मना भी रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को विश भी कर रहे हैं और कल तो हम दिन की शुरुआत से ही योगा डे को सेलिब्रेट करेंगे। बिल्कुल मानसी, काफ़ी अच्छी तस्वीरें ये सुकून देने वाली हैं। और आज देखिए, सुबह हमने कहा था कि हमारी प्रोग्रामिंग का नाम है समृद्धि का युग, और बाजार ने उसको सच करके दिखा दिया। समृद्धि आज जो हुई है बाजार में, निवेशकों की, ट्रेडर्स की कमाल की है। आज बढ़िया ब्रेकआउट भी आया है। तो योग, तन को मन से जोड़ने की जो जर्नी है वहाँ पर होती है, फिर योगासन भी उसमें आता है। तो कई आयाम हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको बताएं कि नहीं क्यों ज़रूरी है जीवन का होना। योग से आप मेंटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस की तरफ भी आप बढ़ सकते हैं। और ये कुछ चीज़ें कि आपके लिए ज़रूरी क्यों है योग, योग से क्या आप अचीव करते हैं। मेंटल बैलेंस आता है, मेंटल पीस आता है, तो आप अपने जो भी डिसीजंस लेते हैं फाइनेंशियल, वो भी आप सही लेते हैं और आपको फिर फायदे होते हैं। चलिए, आज तो बढ़िया सत्र रहा मानसी। वैसे निफ्टी की जो क्लोजिंग हो रही जा रही है, मुझे याद नहीं कि पिछली बार कब हमने 300 पॉइंट एक दिन में जोड़ते हुए देखा था। काफ़ी समय हो गया, हम तो रेंज के आदी हो गए थे कि नहीं 24,500 से लेकर 25,000 जर्नी वहाँ पर रुक जा रही थी। लेकिन आज एक स्ट्रांग ब्रेकआउट आया है और निफ्टी 25,100 के ऊपर क्लोज होने की तैयारी में है। 25,100 के ऊपर की क्लोजिंग, यानी कि इस बात की अब आप तैयारी कर लीजिए कि बाजार यहाँ से तेज चाल दिखाने के लिए तैयार हो जाएगा। बाजार में अपनी कोई दिक्कत नहीं है, बस वही थोड़े एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, उसके चलते हमने रेंज का मार्केट देखा, थोड़ी सी वोलेटिलिटी देखी, लेकिन आज इन वोलेटिलिटी से ऊपर बढ़ के बाजार आपको गेंस दिखाई दे रहा है। 300 अंकों पर निफ्टी की क्लोजिंग होने जा रही है। निफ्टी बैंक की बात करें तो करीब 660 अंकों की उछाल के साथ निफ्टी बैंक आज क्लोज करने जा रहा है। आज का टॉप गेनर ट्रेंड, 4% की तेजी। लास्ट टारगेट ट्रेड में जैसे ट्रेंड को पंख लग गया और ये 4% ऊपर डे हाई पर ही बंद होने जा रहा है। ट्रेंड के कुछ अच्छे अपडेट्स भी आए थे और हमने देखा, मतलब इनकी जो टारगेट हैं यहाँ से ग्रोथ वगैरह को लेकर बड़े एग्रेसिव थे और शेयर में हमने आज शानदार तेजी देखी है। जियो फाइनेंस हो गया 3.5% ऊपर, नेस्ले, भारतीय एयरटेल, कुछ और शेयर जहाँ पर 3% की तेजी रही। महिंद्रा में भी करीब 3% के आसपास की तेजी रही। रिलायंस 2% मजबूत रहा है और कुछ बड़े शेयरों की अगर बात करें रिलायंस के साथ साथ, तो उसमें आप देखेंगे आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, भारतीय एयरटेल, ये कुछ शेयर्स रहे जहां आज हमने जबरदस्त दौड़ लगते हुए देखी। और जो आरबीआई ने प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के जो नियम आसान किए हैं उसके चलते हमने देखा कि पीएफसी, आरईसी में शानदार तेजी रही। रियल एस्टेट में, मैक्रोटेक में हमने 4% की जबरदस्त तेजी देखी आज के सत्र में। मार्केट रिलेटेड जो शेयर, एमसीएक्स, बीएसई, सीडीएसएल, कैम्स के फिनटेक, ये तमाम शेयर आज दौड़ लगाते हुए दिखे हैं। तो एक बढ़िया सत्र। और देखिए, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र था और हम एडवाइस भी कर रहे थे कि नहीं आप ओवरनाइट पोजीशन ना रखिए, लेकिन ट्रेडर्स आज किसी और मूड में हैं। मतलब कमाल की तेजी आज के सत्र में हुई है। 25,079 पर आज निफ्टी ने क्लोजिंग दी है और निफ्टी बैंक की जो क्लोजिंग हुई है 56,200 के ऊपर। तो जो अहम रेजिस्टेंस थे बाजार ने उनको पार किया है। अब देखते हैं कि वीकेंड पर उम्मीद करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि नहीं ट्रम्प कुछ ना कहें, क्योंकि अड़ंगा वही लग रहा है। अदरवाइज तो बाजार तेजी दिखाने के लिए तैयार है, मौके भरपूर हैं और बाजार में आज हमने वो देखे भी। एडवांस डिक्लाइन के रेशियो भी अच्छे हो गए, इंडिया विक्स नीचे आ गया। एक चीज़ और हमने देखी कि मिड कैप स्मॉल कैप में जो थोड़ी थकान दिख रही थी पिछले 5-6 सत्र में, आज उन्होंने भी दौड़ लगाई है। तो बढ़िया सत्र बीता है बाजार के लिए ओवरऑल।
चलिए शो को फिलहाल यहीं पर समाप्त करेंगे। राजेश जी, सोनम जी, अमरदेव जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और तमाम शेयरों पर अपनी राय हमसे साझा करने के लिए, हमारे दर्शकों की मदद करने के लिए। फिलहाल मानसी को और मुझे आप दीजिए इजाजत, लेकिन ईटी न्यूज़ स्वदेश पर आप बने रहिए। नमस्कार।